देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। मुल्क की सियासी सूरत हाल में हिजान बढ़ता चला जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान वज़ीर आला मुख्तलिफ़ सूबों के कौन कौन होंगे, इस बारे में स्पेकुलेशंस बढ़ती चली जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस असना में मियां नवाज़ शरीफ साहब की वफ़ादारियों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि हम इस्टेब्लिशमेंट नहीं मुल्क के साथ हैं, नवाज़ शरीफ साहब क्लियर करें वो किधर हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने जो 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाया है पब्लिक को, इस हवाले से भी सवालात हैं कि आया ये ख्वाब ताबीर हो भी सकता है या नहीं। दूसरा, मियां नवाज़ शरीफ साहब ने असद दुर्रानी साहब की जो किताब है स्पाई क्रॉनिकल, उस हवाले से भी कौमी सलामती का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब मुमताज़ जाखरानी साहब, राना अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान। अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए जाखरानी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये मुझे बताइए सर, क्या हम एक मरतबा फिर 90 की दहाई में चले गए हैं? आसिफ अली जरदारी साहब की नाराज़गी मियाँ साहब के हवाले से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले एक बयान, फिर दूसरा, और अब फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ न होने का बयान। ये सब क्या है? ये सूरत हाल कहाँ को लीड कर रही है? थैंक यू आरफिन साहब, अब बड़ा अच्छा आज आपने कोई टॉपिक रेज़ किया। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड है, डे 1 से हम तो कहते हैं रिकन्सिलिएशन पे एतमाद करते हैं। हम तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेते हैं। जो हमारी पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो पिछला जो NRO भी हुआ था, तो इसमें यही था कि जो पिछले जो गलतियाँ थे माजी में हम ना जाएँ, जो हम 90s 80s में जो हुआ करते थे, मगर मियाँ साहब ने वो चीज़ को दोबारा दोहराना शुरू कर दिया। देखिए आज तक मियाँ साहब किस जगह पे इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं तो मियाँ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मियाँ साहब खुद कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। मियाँ साहब खुद बताएं ना, तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी उनका है, पंजाब में गवर्नमेंट भी उनका भाई बैठ के कर रहा है, और माशाल्लाह सारे प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन वो मियाँ साहब कर रहे हैं, और ख़ुद फिर भी वही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। जहाँ तक बात है इस्टेब्लिशमेंट की बात जो कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो वो सबको पता है कौन इस्टेब्लिशमेंट के पैदावार हैं, कौन किसके गमले से आए हैं, कौन ज़ियाउलक से के बाद फिर मुशर्रफ से उनकी सफ़र कहाँ तक शुरू हो गई है, वो तो लोगों को ज़्यादा पता है। तो वक्त आने तक अब इंशाल्लाह इलेक्शन करीब आ चुके हैं, तो वो आज इलेक्शन का भी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है 2018 के 15 जुलाई। तो मैं कहता हूँ 25 जुलाई है 25। तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे बेहतरीन जज जो वो होता है अवाम फैसला करेंगे। राना अफजल साहब, सर आपकी तरफ आते हुए ये पूछ रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा कि ये इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, आपके ख्याल में मियाँ साहब के वो सवाल मुझे क्यों निकाला का जवाब, आपके ख्याल में पब्लिक अपनी सिंपैथी अपने वोट की सूरत में मियाँ साहब को, मियाँ साहब के चुनिंदा नुमाइंदगान को देगी? इस हवाले से आपकी जो उम्मीदें हैं, किस हद तक वो बर आने की तमन्ना कर रहे हैं आप? देखें, बहुत हद तक ये इलेक्शन जो है जमहूरियत की मजबूती और जमहूरियत की बका के लिए होगा। पाकिस्तान के 18 वज़ीर आज़म अपना काम नहीं कर सके, अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सके। ये जंग उस सूरत को ख़त्म करने के लिए होगी कि अवाम जो मैंडेट देती है वो अवाम का मैंडेट पूरा हो। अब वो मैंडेट अवाम किसको देंगे, वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर देंगे, और वो परफॉर्मेंस आज कैमरे की आंख सबको दिखा रही है कि किस जमात ने कहाँ पे क्या काम किया। सारे सूबों को अपने हिस्से के बराबर पैसे मिले हैं, और उनको बराबरी की सतह के ऊपर जो NFC अवार्ड है उसके मुताबिक पैसे मिले हैं, और उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। मरकज़ी हुकूमत का किरदार आप किसी भी साबका मरकज़ी हुकूमत के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और आप देखें कि आज ये मई का महीना है, मई 2013 में जो मैक्सिमम बिजली सप्लाई हुई थी वो 13,000 मेगावाट थी। आज इस मई के महीने में जो पीक डिमांड हम इस वक्त तक कर चुके हैं वो 18,000 मेगावाट है। तो 5,000 मेगावाट बिजली बढ़ गई है, और 5-6 बिजली घर जो पुराने थे वो बंद हो चुके हैं। कोई 11,000 मेगावाट हमने शामिल की है। अगर हमारी हुकूमत ना आई होती तो पाकिस्तान पत्थर के ज़माने में चला जाता। तो हम दूसरों को कुछ नहीं कहते, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, लेकिन ये आवाम देख लें कि किसने काम किया। ये एक बात की है, दहशत गर्दी के ऊपर यही फ़ौज थी, यही सियासी हुकूमतें थीं। हमने उस दहशत गर्दी का मुकाबला किया, हमने कराची की रोशनियाँ बहाल की, हमने पाकिस्तान से दहशत गर्दी के ऊपर जंग की, और पाकिस्तान की मईशत को भी सहारा दिया। अब ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जी कर्जे बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया।
ये चीजें आपके अवाम की सहूलियात जो हैं, राना साहब, वो ये तो पाकिस्तान बताएं, तरक्की की राह पे गामजन हुआ। राना साहब, जब हमारी गर्दशी इकोनॉमी कितनी का करते साइज आपके बड़ा बढ़ हो गए? गया, कराची को आपने तो क्या दिया? एनएफसी अवार्ड कर्जे रसीद को भी क्या हिस्सा दिया? मुझे राना साहब के लिए काबिल एहतराम है। राना साहब, मैं भी कराची में रहता हूँ, आपने कराची के लिए क्या दिया? आपने सिंध के लिए क्या एनएफसी अवार्ड दिया? आपने नवाज शरीफ ने बड़े दावे किए थे, मैं बिजली खत्म कर दूंगा सिंध के। आज 18-18, 20-20 सिंध की, मेरी बात सुनो राना साहब, 18-18 अगस्त सिंध डूबा हुआ है अंधेरे में, कराची डूबा हुआ अंधेरे में है। आपने ट्रांसपोर्ट का जो वायदा किया था, आपका ग्रीन लाइन आज तक अधूरा पड़ा है। बारी बोले, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। सर, मैं इससे पहले कि आप दोनों एक दूसरे की बातों का जवाब दें और उससे पहले मुझे वक्फा लेना पड़ जाए, मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ आप दोनों से तहम्मुल की दरख्वास्त करते हुए अंदलीब अब्बास साहिबा के पास जाऊंगा। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए ये पूछूंगा, इमरान खान साहब फरमाते हैं नए पाकिस्तान में किसी वीआईपी का बैरून मुल्क इलाज नहीं होगा, साथ ही साथ इसका इंदिया भी मिला कि नए पाकिस्तान में भी वीआईपीज होंगे, तो तब्दील क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि अगर आप हमारी थीम देखें, और वो थीम जो है हमने बड़ी क्लियरली उसका इनेकाद भी किया है केपी में, कि दो पाकिस्तान नहीं होंगे। एक अमीर का पाकिस्तान जो है तो छोटा तबका, लेकिन वो सारी दौलत उसके पास है, और गरीब का पाकिस्तान जिसके पास, जिसकी अमीर तो अपनी माएँ बाहर भिजवा देते हैं, फैमिली बाहर भिजवाते हैं इलाज के लिए, खुद भी बाहर जाते हैं। जब छींक आई बाहर चले गए, मतलब आप अगर बाहर जा रहे हैं अपनी छींक के लिए भी, इलाज के लिए, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने 40 साल में यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ आपकी और आपकी फैमिली का इलाज हो सके। और जो गरीब की माँ है यहाँ, वो, और जो गरीब माएँ हैं यहाँ, वो सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जी हमने ऐसा बनाना है जहाँ, जैसे हमने शौकत खानम का कहा कि एक ही कमरे में अमीर गरीब दोनों वहाँ लेटे होते हैं और कोई उसमें डिस्टिंक्शन नहीं होती, डॉक्टर्स को पता नहीं होता, ना ही किसी सर्विस के अंदर जो तफरीक रखी जाती है। ये पाकिस्तान को हमने बनाना है वीआईपीज का पाकिस्तान, यानी यहाँ की अवाम वीआईपी हो। और अगर वीआईपी का मतलब है कि सबको इज्जत दे के, वोटर को, वोट को नहीं, वोटर को, ये नहीं कि वोट को इज्जत दो और वोटर को जिल्लत दो, ना उसको सेहत दो, ना उसको तालीम दो, ना उसको पानी दो, ना उसको गैस दो, ना उसको बिजली दो। ये सारी जो है बेसिक कम्युनिटीज से लेके जो सहूलियात हैं, जो उसका हक है, ये हमने उसको दिलवाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के नीचे अगर आप देखें तो जो सरकारी स्कूल है खैबर पख्तूनख्वा में, वो आपने सर अली फलान की भी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, उसमें प्राइवेट स्कूलों के 8 लाख बच्चे सिर्फ नूरुल ऐन इस मुल्क में प्राइवेट स्कूलों में तालीम पा सकते हैं, क्योंकि कितनी महंगी है। जो सरकारी स्कूल हैं, जब तक के वहाँ के बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलती। जब नौकरियां नहीं मिलती तो आपका ये जो बेशुमार गुर्बत की लाइन से नीचे आता हुआ एक अवाम का समुंदर है, उसके बाद यहाँ अल्लाह माफ़ी दे ये क्राइम्स में हो जाते हैं, या ये फिर बदला लेने पे आ जाते हैं, या सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, या मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। तो ये जितना क्राइम रेट है आजकल, खुदकुशियां हो रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है गुर्बत की वजह से, ये सारा जो है, ये अगर आपने इस तफरीक को मिटाया ना, तो पाकिस्तान के अंदर ये सिक्योरिटी, मैडम आपने इतनी खराबियां मुझे गिनवा दी, आप यकीन कीजिए मुझे कोफ्त होने लगी, पता नहीं मैं कहाँ रह रहा हूँ, इतनी सारी खराबियां आपने मुझे बता दी, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, राना साहब भी मुस्कुरा पड़े। मुमताज़ जाकरानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपको भी सूरत हाल इतनी मुकद्दर, इतनी नाकाबिले बर्दाश्त और इतनी ही तकलीफदेह लगती है? और दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, मियाँ साहब डबल गेम खेलते हैं और आज भी खेल रहे हैं, ये इंकशाफ फरमाया आसिफ अली जरदारी साहब ने। आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सबसे भारी हैं, तो अगर किसी ने उनके साथ डबल गेम खेली, इट मींस कि मियाँ साहब उनसे ज्यादा भारी निकले, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं। इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? देखें, जहाँ तक बात है मियाँ साहब की, आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मियाँ साहब कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को कटहरे में देखकर मुझे आंखें आंसू रो रहे हैं। मैं मियाँ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मियाँ साहब आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, एक हेयरिंग कराची में हुआ करता था, दूसरी हेयरिंग लाहौर में और तीसरी इस्लामाबाद पिंडी में, क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? वो किसी की मतलब माँ नहीं थी? क्या वो किसी पार्टी की लीडरशिप नहीं थी? उस वक्त उस चीज़ को तो कहा सोचा नहीं जा जाता, मगर आज सब मियाँ साहब फरमा रहे हैं
कि मुझे निकाला गया, मेरे निकालने से पूरा पाकिस्तान का जो क्लोप्स हो रहा है कि मेरी निकालने की वजह से लॉस हो रहा है। मियाँ साहब मुझे बताएं, जब आपकी बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, फिर वो क्यों बैठे हुए हैं? आपका भाई तो डे बाय डे इनोग्रेशन करता जाए, कभी ऑरेंज लाइन का, कभी मेट्रो ट्रेन का, जो इसी तरह के जो मियाँ अच्छा जो मियाँ साहब जो सर आपकी बात को काटने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। ऑरेंज लाइन के आने का टाइम हो गया, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन कमर्शियल बाद वापस आएंगे तो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए ट्रेन से बचते बचाते बकिया गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। राना अफजल साहब, सर ये वज़ीर आज़म ने वफाकी मुलाजमीन के लिए जो 3 एजाज़ी तनख्वाहों का ऐलान किया है, एक ऐसा मुल्क जहां फाइनेंसिस की हालत कुछ ज़्यादा काबिल रश्क नहीं है, जहां हम कर्ज़ों में जकड़े चले जा रहे हैं, इलेक्शन से चंद लम्हे कबल किया जाने वाला ये ऐलान, ये सियासी रिश्वत के ज़िम्रे में नहीं आता सर? देखें 5 साल के बाद हमारी हुकूमत जा रही है और हमने अगर उनको इस ईद के ऊपर और ऐसे वक्त में अगर हमने रमज़ान शरीफ में उनको बोनस दिया है तो ठीक है, उनकी कारकर्दगी उनकी मेहनत है। और अब आप हमारे ओपोनेंट्स जो इसको इसी निगाह से देखेंगे, लेकिन ये सारी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ ईद के ऊपर ऐसे मौके के ऊपर अपने मुलाजमीन को बोनस देती हैं। अगर पहली मरतबा हुकूमत ने दे दिया तो कौन सी ऐसी बात है? राइट मैडम, ये मुझे बताइएगा, जितनी सादगी से राना साहब ने इस सारी सूरत हाल का कज़िया इससे जान छुड़ाई है, आपके ख्याल में ये सारी सूरत हाल वाकई इतनी सादा है या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस एक हुक्म की या उससे पहले वाली सूरत हाल की कंटिन्यूएशन है जिसमें शहबाज शरीफ साहब आवाम के खर्चे से और इश्तेहार? सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक बात का इजाफा कर दूं। जी सर। देखें 7 लाख मुलाजमीन 20 करोड़ अवाम में कोई हैसियत नहीं रखते कि वो इलेक्शन के अंदर रिगिंग हो जाएगी या क्या हो जाएगा। पहले क्यों नहीं कर? राइट मैडम, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे सकती हैं। क्या रिपीट कर देंगे इन्होंने क्या कहा है? बिकॉज इनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि 7 लाख अफराद होंगे वो जिनको फ़र्क पड़ेगा इस एक चीज़ से, और 7 लाख अफराद रिगिंग बहरहाल नहीं हो सकती। देखिए, ये तो आप सोचें कि जो डेवलपमेंट फंड्स अभी सप्लीमेंट्री बजट में, ये आप लोगों ने न्यूज़ दी है, आपके चैनल ने और बाकी चैनल्स ने, कि जो अभी पंजाब में सप्लीमेंट्री बजट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर एक हल्का NA-120 जो 120 है, जो नवाज शरीफ साहब कुलसूम नवाज ने जहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, 8 अरब रुपए के आपने वहाँ रिलीज़ किए हैं डेवलपमेंट फंड्स एक हल्के के लिए। अब आप बताएं, जहाँ 8 अरब रुपया आप दे रहे हैं, आप उसको इससे बड़ी रिगिंग क्या कह सकते हैं? और उसके अलावा कितनी स्कीमें और ये और वो थी, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये 40 साल से एक सिस्टम को पुख्ता करके और इस तरह से इन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ में रख के ये बार बार हुकूमत में आते रहे और बार बार अवाम को निचोड़ते रहे। आपने कहा कि ऐसा कोई पाकिस्तान नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि कोई पाकिस्तान ऐसा आपने देखा था कि जिसके अंदर आपको ये कहा गया हो कि जी 2025 तक पानी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ बिजली क्या आपकी 15-15 घंटे की पानी की लोड शेडिंग होगी। इस वक्त आपके पास आपके आबी ज़राए बिजली जिसका कहा गया था कि 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी, इस वक्त कराची से लेके खैबर तक 16-16 घंटे की इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिजली जाती है। तो मुझे ये बताएं कि इन हालात में ये जो कह रहे हैं कि जी हम इनको अलाउंसेस जो है वैसे ही दे रहे हैं और ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से इलेक्शन जीतते हैं जिसमें ये पहले अवाम का पैसा लूटते हैं। जो मुझे क्यों निकाला कि 2 सवाल थे जो 2 साल से आप लोग सारे मीडिया में उनसे कर रहे हैं कि जी आपका पैसा कहाँ से आया, उसकी कोई एक टूटी हुई रसीद ही दे दें, और फिर ये पैसा बाहर जाके फ्लैटों में कैसे गया, इसका क्या ट्रेल है। 2 साल से उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपना सवाल कि मुझे क्यों निकाला,
वो बार बार कह रहे हैं। और अब उनकी ये मुसीबत उनको ये पड़ गई है कि अगर इस दफा इस सिस्टम को जो उन्होंने इस वक्त बेबहा पैसा निकाल के जिसको कहते हैं अब हलकों में रोड़ रहे हैं कि किसी तरह इनको वोट मिल जाए, वो ना चला, तो फिर ये जो 2 सवाल इन्होंने पहले किए हैं नवाज शरीफ से, वो शहबाज शरीफ को भी होंगे, वो तलाल चौधरी को भी होंगे, वो जिसको कहते हैं दानियाल को भी होंगे। अच्छा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा 1 सेकंड के लिए तवक्कुफ कीजिएगा। मुमताज जाखरानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एन इस वक्त पे अचानक आपके ख्याल में ये अपने आप को प्रो एस्टैब्लिशमेंट डिक्लेयर करना, प्रो पाकिस्तानी जताना और दूसरे की हुब्बुल वतनी पे क्वेश्चन मार्क लगाना, आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान का ये जो टाइमिंग है, आपके ख्याल में इसकी कोई ख़ास रीज़न है या इस वक्त चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की वाली सियासत आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे हैं? नहीं, जरदारी साहब ने कोई हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाली जो बात है, हम तो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट के जो पैदावार हैं, जो गमले के पैदावार हैं, वो सबको कौम को पता है वो कहाँ से कौन आया था। जहाँ तक बात है, मैं राना साहब से गुजारिश करता हूँ, राना साहब आप तशरीफ़ लाकर कभी सिंध आएँ या सिंध की भी हालत देखें, जहाँ आप दावे करते थे हम 6 महीने में अगर हम बिजली लोड शेडिंग ख़त्म ना कर दें तो मेरा नाम बदल दो, हम आप बताएं क्या नाम रखें। यकीन करें इस रमज़ान के महीने में 24 घंटे में से 20 घंटा भी ऐसे ऐसे गाँव, ऐसे ऐसे शहर हैं वहाँ बिजली नहीं है। अब बिजली का एक बहरान एक अलग था, अब अल्लाह की मेहरबानी से, इस नवाज शरीफ की मेहरबानी से अब पानी का बहरान आप सिंध के हारियों में जाकर देखें, इस वक्त पानी तक नहीं है पीने का। ज़मीनें आबाद करने का तो अपनी बात है, पीने तक पानी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हाँ, आपने काम यकीनन किया होगा। लाहौर में कुछ ऑरेंज ट्रेन, उसमें क्योंकि उस पर पैसा ज़्यादा था, कोई कमीशन आपकी बनी होगी। आपने मुल्तान मेट्रो बनाया, बिल्कुल बनाया, और उसके भी अभी पोल खुल रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। आपने जो पिंडी बनाया मेट्रो, उसका भी जो आपका देख रहा था हनीफ अब्बासी साहब, उसकी क्या जो पिछले क्या पोजीशन थी, कहाँ से वो कहाँ आ गए थे, वो भी आपके सामने आ रहे हैं। जो सिंध से मैं आपको कह रहा हूँ, सिंध से जो आप मियाँ नवाज शरीफ जो वायदा करके गए, मुझे बताएं आज तक आपका ग्रीन लाइन आपने हमें कंप्लीट करके दिया? मुझे आप ये बताएं, आपने जो लाइन ऑर्डर का जो वायदा करके गए, जो उसकी शेयर देना था फेडरल गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, क्या उसका आपने ड्यू शेयर दिया? 18वीं तरमीम की बात करते हैं, आपने नहीं दिया, माफ़ करना, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, अपने पावर्स जो डेडिकेट करके प्राइम मिनिस्टर को दिया। क्या फिर आप कहते हैं कि हम दावेदार हैं? सिंध पाकिस्तान का, सिंध वाहिद शहर है, कराची जो हम 70% रेवेन्यू देते हैं पाकिस्तान को, उसकी रिटर्न में आप हमें क्या दे रहे हैं? के इलेक्ट्रिक का हाल आप देख रहे हैं, वहाँ कुछ करते नहीं, गैस आप नहीं दे रहे हैं लोगों को, ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने एक बोनस दिए। भाई 5 साल में ये गरीब आपको याद नहीं आ रहे थे, उनको क्यों बोनस नहीं दे रहे थे? अब आपको बोनस 5 साल पहले इलेक्शन नहीं थे ना सर, अभी इलेक्शन करीब आ गए, इनको गरीब भी याद आ गए, उनको बोनस देना भी याद आ गया। देखिए ये चीजें। अच्छा राना साहब, सर ये मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब ने आज हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है, फरमा रहे थे कि काम करते रहे तो भारत से आगे निकल जाएंगे। आपके ख्याल में अगर इतना आगे निकल जाएंगे तो फिर पीछे वालों का ख्याल कौन रखेगा सर? ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे हम। फिर थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। पहले भी आपने एक सवाल के बाद मेरे से टाइम में वापस जी सर दिया था। देखें, यहाँ बहुत सी बातें हुई हैं, लोड शेडिंग के हवाले से बात हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर सूबे कंट्रोल नहीं करेंगे और उनके सूबों के अंदर बिजली चोरी होती रहेगी तो वो अपने लोगों की कोई खिदमत नहीं करेंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर जहाँ कुंडे लगे हुए, वो जानवरों को भी नज़र आते हैं कुंडे लगे हुए, उनको फिर पकड़ें और ताकि वो उस चीज़ का आपा किया जाए। अगर किसी ने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, मेट्रो ट्रेन किसी सूबे ने बनाई है तो उन्होंने अपने पैसों से बनाई है, उसका किसी मरकजी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो ग्रीन लाइन कराची की है वो हम सीपेक में कराची का सर्कुलर रेलवे नहीं दिया। नहीं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं राना साहब को बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी सर, कर लें। जी सर प्लीज गो ऑन। हाँ, इनको मैं इनकी सुनी है, मैंने इनकी सारी सुन के नोट की हैं, उनका जवाब दे रहा हूँ। तो अगर ग्रीन लाइन इन्होंने नहीं बना सके थे तो मरकजी हुकूमत से क्यों ये पैसे ले रहे हैं? मरकजी हुकूमत ने आधे पैसे देने थे, आधे पैसे सिंध ने देने थे। K4 प्रोजेक्ट ये अपने सूबे को पानी नहीं दे सकते थे, इसलिए मरकजी हुकूमत ने कहा चलें आधे पैसे हम दे देते हैं। वहाब के ऊपर भी ये पानी का मनसूबे सिंध में। तो मुझे ये बात नहीं है, अवाम इंशाल्लाह फैसला कर देंगे कि क्या हुआ। अभी यहाँ पे मोहतरमा फरमा रही थी कि पंजाब में 8 अरब रुपया किसी एक हल्के को दिया गया। अगर ऑरेंज ट्रेन 4-5 हल्कों में से गुजर रही है तो यकीनन एक एक हल्के में ऑरेंज ट्रेन की कीमत 20-20, 25-25 करोड़ आई होगी। लेकिन वो तो ट्रेन सारे पाकिस्तान के लिए, पूरे अवाम के लिए है। तो इसलिए ये कह देना कि जी वहाँ पे
और फिर ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि चोरी हो गई, ये हो गया। खुद इन्होंने एहतसाब का ब्यूरो जो था एहतसाब का, वो इन्होंने बंद कर दिया। वोटर को इज्जत दो जब हम कहते हैं, उसको भी ये ट्विस्ट करते हैं। अगर वोटर को इज्जत देने की बात है तो उसके वोट के फैसले को इज्जत देने की बात है, वो उस इंसान को इज्जत देने की बात है। इनके ऊपर इस किस्म के चुटकुले मारने से, अब आप पंजाब में देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ कितनी बनी है। लिया जैसी जगह के अंदर एक बेहतरीन हस्पताल का इफ्तिताह कल परसों हुआ है, 20 अस्पताल बने हैं। तो काम करने वाले, इन्होंने एक मेट्रो बनानी थी, पहले उसको जंगला बस कहते रहे, अब उसको खड्डा बना दिया पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर को। वहाँ पे आप तस्वीरें देखें तो शर्म आती है कि अब फिर ये कहते हैं जी 2013 में हम नालायक थे, हमें कुछ पता नहीं था। मुझे बताएं इन 5 साल में इन्होंने क्या सीखा है? फिर 5 साल के बाद आके कह देंगे हमसे तो पहली दफा आए थे। सर एक काम तो बहरहाल सीखा है, वो उसके बारे में जरा मैं जवाब ले लूं मोहतरमा से। मोहतरमा ये मुझे बताइएगा, दानियाल साहब के साथ जो सलूक फरमाया नईमुल हक साहब ने, और वो इस काम का खासा तजुर्बा रखते हैं ऑन एयर स्लैपिंग में, आप मुझे ये बताएंगे कि उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट दागा है कि इमरान खान साहब से मुझे निशान हैदर मिला, उस पर फिर कभी कहते हैं कि नहीं मिला, ये पीटीआई का कल्चर है जिसकी तरवीज वो फरमा रहे थे मरकजी क़यादत के हुक्म पर, या ये कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इंस्पायर हैं और उसी सियासत को लेकर के चलना चाह रहे थे वहाँ? इमरान खान की तरबियत है। ये एक वन ऑफ इंसिडेंट जो होता है, इसको अगर आप पिक करेंगे तो वो डेफिनेटली एक्सेप्शन टू द रूल्स तो हर जगह होते हैं। कोई भी पार्टी और स्पेशली हम किसी किस्म के वायलेंस का कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं। और नईमुल हक ने भी कहा कि इट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन चूंकि इवेंट ऐसा हो चुका था तो उन्होंने उसका रिएक्ट किया। लेकिन जहाँ तक दानियाल का ताल्लुक है, मेरी बात सुने आप, चले ये तो 2 पार्टीज की आपस में वहाँ हो गई। दानियाल अजीज तो पार्टी को छोड़े, अपनी जुबान जो है, अपने अल्फाज जो हैं, उसके हवाले से सबसे बड़ा जो कोर्ट है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट, उसने उनको पकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस किस्म की आप लैंग्वेज यूज करते हैं और जिस किस्म के आप हैं, आप इस पार्लियामेंट में रहने के काबिल नहीं है। उन पे कंटेम्प्ट लगा हुआ है उनकी लैंग्वेज की वजह से, और हो सकता है कि वो इसी अल्फाज की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए कि आप रिप्रेजेंट करें। तो आप देखें, एक आदमी जिसको हाईएस्ट अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल है भी मोहतरमा, मैं बहुत इंकिसारी बहुत इसके साथ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। अगर दानियाल अजीज साहब, आपकी जुबान में ये सब बातें भी मान लूं, बल्कि चले इससे ज्यादा एक कदम आगे बढ़ के सोचते हैं, अगर वो वांटेड भी डिक्लेयर्ड है तो भी उनके साथ इस किस्म का सलूक करना और उसके बाद फिर वो कहते हैं चोरी और सीना जोरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, आपके ख्याल में ये रवैया और इसकी कंडेमनेशन इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्ट ना होना, क्या ये ज्यादती नहीं है? देखिए, बात आप इसको अगर उसका उस तरह से कहना है तो आप कहें, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि जी नईमुल हक साहब ने खुद कहा कि इट्स अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको हम नहीं चाहते कि ऐसे हो। और आप कह रहे हैं ये बार बार होता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा इंसिडेंट इक्का दुक्का होता है। ये कोई हर टॉक शो में 10 दफा हम लोग इकट्ठे आते हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं होता। लेकिन अगर एक दफा ये हुआ है तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपकी जुबान और आपके अल्फाज, आपने जजेस ऑफ दिस कंट्री हैव फोर्स्ड यू कि आपकी जुबान की वजह से शायद आपको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। गॉट योर पॉइंट मैडम। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद तो अपनी गुफ्तगू के बकिया हिस्सों का अहाता करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुमताज़ जाकरानी साहब, खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कोई मुशावरत, कोई बातचीत नहीं होगी। आपके ख्याल में इस एक मामले पे किसी किस्म का ब्रेक थ्रू ना होना, ये हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती? किसकी ज़िद है, किसकी हटदर्मी है जो अब ये मामला आगे फॉरवर्ड हो रहा है? देखिए, ये
खुशकिस्मती तो हम नहीं कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसको हम बदकिस्मती कह सकते हैं। खुर्शीद साहब ने एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चल के गए हैं कि खुदारा इसी चीज़ को डिसाइड कर लें ताकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और लोगों की निगाहें जो हमने 18 अमेंडमेंट में जो बनाया था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल बैठ के कंसेंसस करके एक बनाएंगे। तो मसला ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शायद खाका नवाज़, उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो नवाज शरीफ से, वो सारे डायरेक्शंस वो लेते हैं नवाज शरीफ से। अब नवाज शरीफ चाहता ही नहीं है, नवाज शरीफ का तो मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन भी ना हो, वो चाहते इस तरह का सूरत हाल पैदा हो ताकि लोग में अफरा तफरी हो, ताकि मेरे जितने भी मेरे गुनाह हैं वो इसी चीज़ में ढुक जाएं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वाहिद मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये है कि बेटे मेरे अपने नहीं है, बेटे इंग्लिश सिटीजन है भाई, इस तरह। लेकिन सर इसी मुल्क में एक साहब चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज रहे थे, उनको नहीं पता था कि उनके घर में रहने वाले बेटे का बिजनेस क्या है, उसके किसी कारोबारी आदमी से। मैं तो कहता हूँ वो इस मुल्क में ये सब चीजें तो हजम हो जानी। मैं कहता हूँ वो इंटरव्यूज निकालो, इनके बेटे के भी निकालो, दोनों बेटों का, इनकी बेटी का भी निकालो, हमारी बहन का, और नवाज शरीफ का भी निकालो, फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ ने जो फरमाया वो भी निकालो, तो उससे खुद पता चल सकता है तो उसने क्या कहा और कहाँ। अब सारी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि मेरे बेटे के, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई फिर आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके बेटे नेशनल आपके वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, यहाँ से पैसे वो कैसे लेके गए, कहाँ से उन्होंने कमाया, या वो पैदाइशी वहाँ से ब्रिटिश में वहाँ से। सर आपने पैसों की बात की है तो एक नाम मेरे जहन में आ रहा है, मैं राना अफजल साहब से पूछ लूँ। सर वो एक हमारे वजीर ख़जाना थे जिनको बड़े प्यार से वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया, मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, उनको हर वक्त इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आते रहते हैं, पाकिस्तान का जैसे ही नाम लो, और वहां उनकी कमर में कोई मोच नहीं होती, वो बाकायदा घूम रहे होते हैं। चीफ जस्टिस साहब जब उनको यहाँ याद फरमाते हैं तो उनका वजीर, उनका एक जो है दरबारी एक रुक्का पेश कर देता है कि जी मेरी तबीयत नासाज है। ये नासाजी तबाह किस किस्म की है सर, और इसको शिफा, दायमी शिफा किस तरह से मुयस्सर आएगी? देखें, वो तो एक बड़े कमज़ोर से सिविलियन आदमी थे, यहाँ तो एक कमांडो था, वो उसकी कमर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुई। उनको तो दिल का आर्जा है, वो दिल के आर्जे में उन्होंने अस्पतालों के सर्टिफिकेट दिए हैं। वो जो कमांडो है वो कमर दर्द का वहाँ से किसी अच्छे अस्पताल का सर्टिफिकेट भेज देना, हम उसकी कमर में सरिया डाल देंगे। देखें, बात ये है, अभी झकरानी साहब फरमा रहे थे पैसों की बात, मुझे बताएं कि जो 3 बिलावल हाउस हैं वो लंदन के 3 फ्लैट से महंगे हैं कि सस्ते हैं? आप हिसाब लाएं। लाहौर का जो बिलावल हाउस है जिसके अंदर करने को तैयार है, आपकी हुकूमत है, आप लाएं, पता नहीं क्या कुछ है, आप लाएं। वो कहां से पैसे आए? इनकी कौन सी जायदादें थी, कौन सा कारोबार था अपना जरदारी साहब का? भाई जरदारी साहब शुरू से अल्लाह ने उसको दिया हुआ था, आपकी हुकूमत है, आप दाएं, आपकी गवर्नमेंट है, हम तो देते हैं जो भी कुछ, चलो हमारी जो कुछ भी है इस मुल्क में तो है ना। आपका कहाँ है? आपका तो सारा लंदन यूके में है, आप तो लाना भी पसंद नहीं करते हैं। आपके जिद्दा के आपके जिद्दा में स्टील मिल है वो कमाते हैं, आपने कराची का स्टील मिल तबाह कर दिया, आपने कराची आपने PIA तबाह कर दिया। वो जब जाते हैं मियाँ शरीफ तो वहाँ राना साहब को जरा गुफ्तगू कंप्लीट करने दें। सर जी सर, राना साहब इनको बोले हौसले से मेरी बात सुन लेना। आपने बातें की, हमें रोज चोर कहते हो। आपके कौन से कारोबार थे? कौन से आपके अब्बा जी का एक बेबीनो सिनेमा था? उसके अलावा आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारोबार भी थे, ज़मीनें भी थी, उनका 18 शुगर मिले, शहीद मोहतरमा 18 शुगर मिले आपने लोगों के नाम पे ली हुई है और हमें चोर कहते हो। प्रूफ करो, शर्म ही यार आनी चाहिए। मतलब ये तो कोई बात नहीं है यार। उसूल की करो कि आपको मौका मिला, 20 साल से सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हो। सिंध के क्या हालात है? कराची का कूड़ा उठाने के लिए सिंध का देखो, आप पंजाब को भी देखो। वो NICVD हमने बनाए, आपने नहीं बनाए। आप इलेक्शन लड़ो तो आवाम आपको बताए। वो हमारा सबसे बड़ा शहर है, हमारा सबसे बड़ा शहर है। लोग वहां आते हैं, वो देखते हैं ये पाकिस्तान है, कूड़े का ढेर, वो वहीं से वापस चले जाते हैं। ये कराची का आपने कराची का रेवेन्यू 70% देने वाला कराची है। आप कराची को रिटर्न में क्या देते हैं? आपने कराची के लिए क्या किया? आपने K4 के आपने 50% पैसे दिए। आपने KCR आपने CPEC में आपने हटवाया था, फॉरेन ट्रेन डलवाया था। ये हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की मेहरबानी, आपसे बड़ी जरदारी साहब ने CPEC में KCR इंक्लूड करवाया था। विफाक और सूबा लड़ रहा है, कराची वाला खामोश बैठा है। अच्छा सर एक सेकंड, आप दोनों से आप मैडम एंजॉय कर रही हैं, 1 मिनट सर, मैं मैडम के पास चले जाऊं। सर अच्छा मैडम, हम बाकायदा अपने तौर पे बड़ा संजीदा शो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुस्कुराहट मुसलसल जारी और सारी है, तो इससे मुझे लग रहा है कि हम कोई एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो इसकी वजह पूछना चाहूंगा, और दूसरी बात, एक और एंटरटेनिंग बयान शहबाज शरीफ साहब का आया है।
हाँ मैं ऐसा खतरनाक हूं जो गरीबों के लिए अस्पताल बनाता है। ये क्या कनेक्शन क्या है इन बिटवीन? इस बारे में कुछ गुलफिशानी फरमाएंगी? ये खतरनाक आदमी इतना, देखें कितना खूबसूरत है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसाक डार की आपने बात की, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि एक बंदा जिसके 91 टाइम्स एसेट्स बढ़ गए हैं, उसको पूछा जाता है कि भाई तुम इसको अकाउंट फॉर करो, वो बाहर भाग जाता है। अच्छा, फिर वो अदालत उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करती है, इंटरपोल से कहती है कि जी राब्ता करे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट राब्ता नहीं करती। अच्छा, 4 महीने वो फाइनेंस मिनिस्टर रहता है जबकि वो यहाँ है भी नहीं, और उसको तनख्वाह मिलती है और उसके सारे खर्चे जो हैं वो मैं और आप टैक्स दे के पे कर रहे हैं। उसके बाद 2 जो हैं राना अफजल साहब भी लग जाते हैं फाइनेंस में, और मिफ्ता इस्माइल को, राना अफजल को पीछे छोड़ के मिफ्ता इस्माइल जो कि मिनिस्टर भी नहीं है, उनसे बजट पढ़वाया जाता है फाइनेंस का पूरा। और जो हैं इसाक डार साहब, वो सेनेटर इलेक्ट हो जाते हैं, एक एब्सकॉन्डर, और वो फेडरल मिनिस्टर भी हैं। मतलब उनको फाइनेंस से हटा के फेडरल मिनिस्टर बना दिया गया और उनको पूरी तनख्वाहें और सब कुछ दी जा रही हैं। ऐसा तो मज़गा खेज ट्रेजेडी कह लें, कॉमेडी कह लें, दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। लेकिन मैडम, इसी ट्रेजेडी या इसी कॉमेडी को अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो एक कॉमेडी तो पीटीआई ने भी अभी की है, ये 100 दिन वाला शगुफा छोड़ा था, उसमें आपने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। लोग सोशल मीडिया पे इस बात का तूफान उठा रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि यूरोप से लोगों ने हिजरत शुरू कर दी है असद उमर के ये बयान सुन करके कि अब पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आपके ख्याल में ये जो इतनी लंबी फेंकी है, ये ज्यादती नहीं है? ये नूरुल ऐन, जरा आप मुझे बोलने, नूरुल आरफीन पहली बात तो ये है, जी मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि चूंकि बेचारी अवाम ने और सारे एनालिस्ट ने यहाँ 40 साल झूठों के साथ गुजारी है, जिन्होंने कि नौकरियां खत्म की है, उनको लगता है कि 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी बड़ी सिंपल है, हमने अनाउंस किया है, आप इसकी मैथ्स देख लें कि हमने 55 लाख घर बनाने 5 सालों में, ठीक है ना? तो अगर आप 1 करोड़ नौकरियां देखें तो 20 लाख नौकरियां पर ईयर। अगर आप इन घरों में 2-2 बंदों को भी नौकरियां दे देंगे ना इनको बनाने के लिए, तो वो 1 करोड़ बन जाएंगे। ठीक, तो इतनी कोई मैथ्स और नहीं है। हाँ, अगर हमने आहत चीमा जैसा बंदा रखा और हमने फुआद हसन फुआद जैसे बंदे रखे जो अपने रिश्तेदारों को 302 कनाल, अपनी बहनों को, भाइयों को सब लूट के देंगे, तो फिर तो वाकई 40 साल में नौकरियां डिस्ट्रॉय हुई हैं, फिर नहीं होंगी। लेकिन अगर हमने सही बंदे लगा दिए और आपने, अच्छा मैडम, ये एक सेकंड, मैं आपकी बात को काटने की जिसारत कर रहा हूँ, प्लीज मैडम, मैं आपकी बात को कथा कलामी करने की जिसारत कर रहा हूँ। सर मुमताज जाकरानी साहब, ये मुझे बताइए, एक आदमी जिसने कई पार्टियों का पानी पिया है, कई घाट का पानी पिया है, वो आखिर में अपने तमाम कारनामे अंजाम देने के बाद और फिर पीटीआई में शामिल हो जाता है, जो पीपल्स पार्टी का ना हो सका, जो नून लीग का ना हो सका, जो काफ लीग का ना हो सका, आपके ख्याल में वो कितने दिन पीटीआई का होगा? देखिए आरफीन साहब, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि अब उनके लेफ्ट में भी देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खान साहब, अब राइट में देखें, ये नया पाकिस्तान है। जो हमसे चला जाता है, जो केसेस थे उन पे इनके पास जाते हैं, वो पन्नी गाला में कोई लॉन्ड्री लगी हुई है कि तो हम ड्राई क्लीन करते हैं, वो फरिश्ता बन जाता है। जो राइट में बैठे हुए हैं, कोई भगोड़ा होगा नून का, वो ड्राई क्लीन हो जाता है। अब इनको लेके जाएंगे, ये इनका एजेंडा है, ये बनाएगा नया पाकिस्तान। अच्छा, एजेंडा जहांगीर तरीन एटीएम मशीन साहब, वो हमारे एग्रीकल्चर के बारे में बता रहा है, और तुम खुद भाई ना लो, तुम क्या ये एक एजेंडा, ये इनका प्री पोल लीगिंग 100 दिन का एक बताना, लोगों को मैं एक माइंड बनाना, कभी हमारी गवर्नमेंट आने वाली है, हम लोगों को इस तरह की ये फैसिलिटीज देंगे। जहाँ तक नौकरी की बात है, मेरी बहन ये तो बताएं, क्योंकि ये मेरी बहन पुरानी सीनियर कारकुन रह चुकी हैं, मैं जानता हूँ, मगर जो इनसे जो पुराने हैं मालिक, तो वो बन के स्याह सफ़ेद इमरान खान को लेफ्ट राइट वो करें। तो ये मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने अब तक 5 साल में कितनी नौकरियां दी? चलो 1 करोड़ को छोड़ो, आप 5 साल में कितनी दी? मुझे केपी में तो ये बताएं, सिर्फ ये बताएं, केपी में आपने 5 साल में कितनी नौकरियां दी? जो 100 दिन का एजेंडा हमें बता रहे हैं, लोगों को पागल कर रहे हैं। आपने 90 दिन का जो वायदा किया था केपी में, वो उसमें क्या? ये आपको लगता है लोगों को पागल कर रहे हैं? लोग तो इस सियासत को देख करके ऑलरेडी पागल हैं सर।
ये तो आप सिर्फ मतलब रस्मी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी अफसोस अपने तमाम मेहमानों को, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को उनकी शिरकत पर खुशा सर असल में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो दानियल अजीज के साथ हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। देखें ये, और दूसरी बड़ी अफसोस से ज्यादा ये होता है कि इमरान साहब उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सर, इस मौजूद पर बात हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू को समेटने का अपने तमाम मेहमानों का मैं इस प्रोग्राम में शिरकत पर मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कम से कम बोलने पर मजबूर किए रखा। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। ईमान अल्लाह।